स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बात की थी अभी सिलेबस वाले जो लेक्चर था मेरा, जिसमें मैं आप लोगों को सिलेबस जो हमें पूरे साल भर में कवर करना है उसके बारे में जो बता रहा था, तो मैंने आपको जो पहली यूनिट दिखाई, तो आप लोग अपना सिलेबस की पहली यूनिट देख लीजिए जहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म। आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म क्या क्या है। ठीक है ना, कौन कौन सी डोजेस फॉर्म हैं, ये मिलके किन किन चीज़ों से बनती हैं, मार्केट में कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, अलग अलग डोजेस फॉर्म का कहाँ कहाँ पर यूज़ है, कौन कौन से इनके डिसएडवांटेज हैं, कौन सी डोजेस फॉर्म बेहतर है। तो हम इस यूनिट में यही सब चीज़ें जानेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप लोग अपनी स्क्रीन देखिए। ये जो स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है कंटेंट। हमें इस पूरे लेक्चर में, हमें मतलब इस लेक्चर का मतलब इस पूरे यूनिट में, इस पूरी यूनिट में हमें जो मेन टॉपिक कवर करने हैं वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये डोजेस फॉर्म, अलग अलग डोजेस फॉर्म होते क्या हैं। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, उनको क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद उसमें ये देखेंगे कि सॉलिड डोजेस फॉर्म, मतलब सॉलिड के फॉर्म में कौन कौन से डोजेस फॉर्म होती हैं। उसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म लिक्विड के फॉर्म में कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, देखिए सेमी सॉलिड भी होती हैं, तो ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सबको पता है ये डिलीवरी सिस्टम के बारे में कि डिलीवरी सिस्टम कई तरीके के होते हैं। जो लोग मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे उनको मैं डिलीवरी सिस्टम के बारे में बता देता हूं कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है, एक आम भाषा में बोला जाए, कि आप किसी भी दवाई को किस रूट से अपने शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी दवाई को अपने शरीर के किस रूट से अपने शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं जिससे आपको उस दवाई का एक बेहतर रिजल्ट मिल जाए, उसको हम कहते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है। देखिए फिर से, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सबको पता है कि उसको किस रूट से हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, माउथ, ओरल, माउथ, है ना। तो सभी को पता है कि हम अपने माउथ से लेते हैं उसको, तो इसको हम कहते हैं इसीलिए कि ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि ओरल मुंह से लिया जा रहा है वो चीज़ है। ठीक है ना, तो इसको कह दिया हमने ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसी तरीके से इंजेक्शन है, ठीक है ना। अब इंजेक्शन है तो इंजेक्शन को आप माउथ से तो ले नहीं सकते, उसके लिए आप कहाँ लगता है हमारा इंजेक्शन, या तो हमारे मस्कुलर पार्ट में लगेगा, या हमारे वेन्स में, या तो हमारी नसों में लगेगा, या हमारी मसल्स में लगेगा। अगर वो मस्कुलर में लग रहा है, मसल्स में लग रहा है, तो उसी इंजेक्शन को हम कह देते हैं इंट्रामस्कुलर। और अगर वो हमारी नसों में लगता है तो हम उनको कह देते हैं इंट्रावीनस। तो बात मेरी आपको समझ में आ रही है कि रूट चाहे जो भी हो, आपको कैसे भी करके अपनी दवाई को अपने शरीर में पहुंचा देना है ताकि आपको एक रिजल्ट मिल जाए। अब रिजल्ट से ये बात है कि अभी यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि अच्छा रिजल्ट मिले चाहे बुरा रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो उस रूट को, उस डिलीवरी सिस्टम को हम कहते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और अगर अलग अलग तरीके के ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं उनको हम कहते हैं न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी कि जरूरी थोड़ी ना है कि हर दवाई को हम माउथ से लें, किसी को स्किन से ले रहे हैं, किसी को आई से ले रहे हैं, किसी को हम इनहेल कर रहे हैं, मतलब सूंघ रहे हैं, तो अलग अलग डिलीवरी सिस्टम। तो हम इस पूरी यूनिट में इन्हीं सारी बातों को, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, इंट्रोडक्शन कह रहा है आपका डोजेस फॉर्म। सबसे पहले देखिए कि डोजेस फॉर्म क्या होती हैं। ये जो रेड से इंडिकेट हो रहा है डोजेस फॉर्म, कोई भी दवाई, यानी कि डोजेस फॉर्म को हमने आम भाषा में कह दिया मेडिसिन, दवाई। कोई भी दवाई दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहला होता है एपीआई, जो रेड से आपको इंडिकेट दिख रहा है वो देखिए आप, डोजेस फॉर्म का मतलब है मेडिसिन, यानी कोई भी दवाई। ये कोई भी दवाई जो होती है वो दो मेन चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला होता है एपीआई, दूसरा होता है एक्सिपिएंट। इसीलिए लिख दिया है ये एपीआई प्लस एक्सिपिएंट। ठीक है ना। इसका मतलब होता है दिस मीन्स
or the form by which drug molecules are delivered to the site of action within the body। मतलब इसका मतलब ये है, डोजेस फॉर्म का मतलब कि डोजेस फॉर्म एक दवाई है, मेडिसिन है, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है एपीआई और दूसरा होता है एक्सिपिएंट। यही दोनों चीज़ें जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तो एक डोजेस फॉर्म यानी कि एक मेडिसिन का निर्माण होता है, और इनके अंदर क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कैसे भी करके ये आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाए और आपको एक फायदा पहुंचा दे, तो इसको हम कहते हैं डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म में जो ये एपीआई और एक्सिपिएंट है, इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है। ये अलग अलग डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले ड्रग। ड्रग क्या होता है? ड्रग नाम से समझ में आ रहा है कि ये केमिकल है, ठीक है ना, और इसी ड्रग को हम एपीआई कह देते हैं। एक्चुअली में एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ए फॉर एक्टिव, P फॉर फार्मास्यूटिकल एंड I फॉर इंग्रेडिएंट। तो इसीलिए इसको कह दिया गया API, या फिर आम भाषा में ड्रग। तो ड्रग एक आम भाषा है एक केमिकल के फॉर्म में, बट हम क्योंकि फार्मेसी से हैं और हमें अब फार्मास्यूटिकल टर्म को भी याद रखना है, तो हम इसीलिए बात कर रहे हैं, हम इसको कहेंगे अब API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यानी कि यही मेन होता है, किसी भी दवाई के अंदर मेन API ही होता है। अगर ये ना हो तो फिर दवाई का कोई मतलब ही नहीं है, तो मेन है API। अब ये ड्रग क्या होता है या API क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज ए केमिकल कंपाउंड इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी भी बीमारी से बचाने के लिए हम यूज करते हैं। एक दूसरा जो डेफिनेशन दी गई है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग के बारे में, उसको भी देख लीजिए। द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि API is the part of any drug that produces its effect। यानी कि कुल मिला के बात ये बोल रहा है ये लाइन कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट किसी भी ड्रग का वो पार्ट होता है जो कि दवाई जैसे ही हम लेते हैं अपना कोई एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो आप चाहे किसी भी भाषा में बोल दीजिए कि ये एक ऐसा केमिकल है जो दवाई का मेन पार्ट है, ठीक है ना, इसका कोई अपना एक्शन होता है ना, तो ये मेन रोल प्ले करता है। और ड्रग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यही मेन होता है किसी भी डोजेज फॉर्म में। अब एक्सिपिएंट क्या होते हैं? एक्सिपिएंट को भी देख लीजिए डेफिनेशन, ये क्या कह रहे हैं कि एक्सिपिएंट, फर्स्ट पॉइंट है, डू नॉट इंक्रीज और अफेक्ट द थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। यानी कि ये वो कंपाउंड होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जिसके बगैर कोई भी डोजेस फॉर्म बन तो नहीं सकती, मतलब मेन होते हैं ये भी, लेकिन इनके डालने से ये जो API है, ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, इसको जो भी अपना जो नेचर है जो प्रोड्यूस करना चाहिए, जो भी एक्शन प्रोड्यूस करना है, वो ये एक्सिपिएंट उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते, ठीक है ना। मतलब इनके डालने से डोजेस फॉर्म का निर्माण होता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट जब मिलते हैं तभी कोई दवाई बनती है, बट इनकी अपनी खुद की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि फायदा ही पहुंचाते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स में ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज इनर्ट इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स एंड जनरली हैव नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो देखिए लाइन से समझ में आ रहा है कि इनका कोई भी अपना खुद का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, इनका कोई भी अपना इफेक्ट नहीं होता, बस ये किसी भी डोजेस फॉर्म यानी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, किसी भी चीज के निर्माण में, बनाने में सहायक होते हैं। इनके बगैर कोई भी डोजेस फॉर्म नहीं बन सकती, बट इनका कोई भी अपना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता। और दूसरा, ये API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग, उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का कोई हार्म या कोई चेंजेस नहीं पहुंचाते। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड बाइंडिंग मटेरियल, डाइज, प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स,
कलरिंग एजेंट्स एटसेट्रा। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो एक्सिपिएंट्स होते हैं ये किस किस चीज़ों का काम करते हैं एक डोजेस फॉर्म में। चाहे तो वो एक बाइंडिंग मटेरियल यानी चिपकाने के काम में, ताकि मॉलिक्यूल्स आपस में टाइट से चिपके रहें और एक फॉर्म बन जाए। डाइज के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, डाई यानी क्या, कलर के उसमें। प्रिजर्वेटिव्स, डोजेस फॉर्म को लंबे समय तक बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का सहारा लेते हैं ना, तो एज ए प्रिजर्वेटिव काम करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट यानी क्या, टेस्ट को चेंज करने में। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर ये एक्सिपिएंट या हम फ्लेवरिंग एजेंट ना डालें तो कोई भी ड्रग बहुत बिटर, बहुत कड़वी होती है, और फ्लेवरिंग एजेंट डालने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे हम जैसे, कोई भी किसी भी तरीके की दवाई को आसानी से खा लेता है या यूज कंज्यूम कर लेता है। तो ये एक्सिपिएंट ये भी होते हैं। इसके अलावा स्वीटनिंग एजेंट मीठे के लिए, है ना, और कलरिंग एजेंट ताकि देखने में सुंदर लगें, कलरफुल लगें। आप देख नहीं रहे हैं क्या मार्केट में आजकल अलग अलग तरीके के कलर की अलग अलग फ्लेवर की दवाइयां आ रही हैं। तो ये सारी के सारे फ्लेवर, ये टेस्ट, ये कलर कहाँ से आया दवाई के अंदर। दवाई तो क्या है, मेन दवाई क्या है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बट इनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो गई, इन्हीं एक्सिपिएंट की वजह से। इसीलिए इसी स्लाइड में सबसे पहला लिखा गया कि किसी भी डोजेस फॉर्म, किसी भी डोज का निर्माण, किसी भी मेडिसिन का निर्माण इन्हीं दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या ड्रग यानी कि मेन चीज जो कोई जिसका अपना एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और इसी की वजह से एक डोजेस फॉर्म अपना असर बॉडी के अंदर करती है। और दूसरा होता है एक्सिपिएंट। इन एक्सिपिएंट का अपना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, और ना ही ये एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, ना कोई हार्म पहुंचाते हैं, बल्कि उस एपीआई की या उस ड्रग की या उस डोजेस फॉर्म की प्रॉपर्टी को चेंज, मतलब किस तरीके से, अच्छा बेहतरी का ही काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया गया, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, डाई, प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कह रहे हैं कि डायरेक्ट क्लिनिकल यूज ऑफ एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट इज रेयर। व्हाई, मतलब यार हर आदमी को अपना पैसा बचाने से मतलब है ना, तो हम डायरेक्टली, जब हमको पता है कि एक्सिपिएंट का अपना कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट एपीआई ही क्यों नहीं खा लेते, क्योंकि हमें तो ड्रग से मतलब है, हम तो बीमार हैं, हमें तो असर से मतलब है, तो हम डायरेक्टली एपीआई को कंज्यूम क्यों नहीं कर लेते। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, एक्सिपिएंट का कोई इफेक्ट ही नहीं है, एक्सिपिएंट डाले जा रहे हैं तो महंगा भी तो होगा ना। अलग अलग सामान की अपनी अपनी कॉस्ट होती है, दवाई तो महंगी हो जाएगी, तो हम क्यों डाल रहे हैं यार, एक्सिपिएंट को नहीं डालना चाहिए। तो इसी के बारे में ये स्लाइड दिखा रही है कि क्यों, व्हाई, कि हम डायरेक्टली क्लिनिकल यूज नहीं करते एक्टिव ड्रग का, ठीक है ना। तो उसके पॉइंट्स ये दिए गए हैं। पहले पॉइंट देखिए, एपीआई हैंडलिंग एंड एक्यूरेट डोजिंग कैन बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, क्योंकि ये जो एपीआई है इसके रख रखाव और इसको जो एक्यूरेट डोज, एक्यूरेट का मतलब क्या, 100% डोज, है ना, ये इसकी डोजिंग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पोटेंट ड्रग्स, लो एमजी और माइक्रोग्राम डोजेस। जब कोई ड्रग जिसकी जो डोज है वो बहुत कम है, यानी कि मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में है, तो उस समय पे इसकी ड्रग की एक्यूरेसी को, एक्टिव ड्रग की एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यूज में नहीं कर पाते। सेकंड है, API administration can be impractical, unfeasible because of size, shape, smell, odor, taste and low activity। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम API को यूज नहीं करते डायरेक्टली। तीसरा है, some API are chemically unstable in light, moisture, oxygen। कई API ऐसे हैं जो कि सूरज की उसमें लाइट से या मॉइस्चर से या ऑक्सीजन से डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसी वजह से हम लोग एपीआई का डायरेक्टली यूज नहीं करते क्लिनिकली, ठीक है ना। फोर्थ है, एपीआई कैन बी डिग्रेडेड एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल लो पीएच इन स्टमक। हमारे अगर पेट के अंदर, ठीक है, लो पीएच है, पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो लोग हिंदी बोर्ड के हैं वो इस बात को समझें कि कोई भी केमिकल एसिडिक है या बेस है, एसिड है या बेस है, तो हमको वो कैसे पता होता है, उसके पीएच से ना, कि उसका पीएच क्या है। अगर कोई केमिकल जिसका पीएच 7 से कम है, 1 से 7 के बीच में है, वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और जिसका पीएच 7 से 14 के बीच में है वो क्या होगा, बेस होगा। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना।
तो ये बोल रहा है कि अगर कोई एपीआई है जिसको हम अपने माउथ से ले रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या कोई ड्रग है जिसको हम अपने पेट से ले रहे हैं, अगर हमारे पेट का पीएच ही लो है, लो का मतलब बहुत डाउन में आ गया, ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, एपीआई आधे रास्ते पे ही खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, तो हमें जितना असर चाहिए दवाई का वो तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। फिफ्थ पॉइंट है API may cause local irritation or injury when they are present at high concentration at the site of administration। इसके अलावा अगर आपने API की ज़्यादा डोज ले ली तो क्या होगा, ये आपको इरिटेशन मतलब जलन पैदा करेगा, इरिटेशन, ठीक है ना, इंजरी, घाव भी बन सकते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है। और फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंस वुड मीन टू हैव नो चेंज फॉर मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट ऑफ इट्स पीके प्रोफाइल, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल एक डिसएडवांटेज दिखाए गए इन पॉइंट्स में, जिससे आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि एपीआई का या मेन ड्रग का हम डायरेक्टली यूज क्यों नहीं करते और क्यों, किस वजह से हम एपीआई या मेन ड्रग में एक्सिपिएंट को मिक्स करते हैं और किसी भी डोजेस फॉर्म का निर्माण करते हैं। द नीड फॉर डोजेस फॉर्म की क्या नीड है, ऐसी केमिकल क्यों नहीं खा लेते, क्यों टैबलेट बना रहे हैं, क्यों कैप्सूल बना रहे हैं, क्यों सिरप बना रहे हैं, क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतनी कंपनियां अपना दिमाग लगा रही हैं। टैबलेट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी कंपनी बना ले, कैप्सूल अवेलेबल है, कोई भी बना ले, सिरप अवेलेबल है, क्यों अलग अलग तरीके के डोजेस फॉर्म बनाए जा रहे हैं, क्यों क्रीम बन रही है, क्यों पेस्ट बन रहे हैं, क्यों जेल बन रहे हैं। तो उनकी नीड क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा लोगों को इच्छा है, जैसा लोगों को जरूरत है, उसके हिसाब से हम निर्माण करते हैं। तो ये देखिए फायदा क्या है नीड ऑफ डोजेस फॉर्म की, एक्यूरेट डोज। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितनी चाहिए, जितनी दवाई की जरूरत है हमारे शरीर को ताकि हम किसी बीमारी से ठीक हो सकें, उतनी बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है। एक होता है एक्यूरेट, एक होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है लमसम, हाँ ठीक है चल जाएगा, कम ज्यादा। एक होता है एक्यूरेट, 100 मतलब 100, मतलब अगर किसी ने कहा कि आपको 500 mg की टैबलेट पैरासीटामोल की आपका बुखार ठीक करेगी, तो 500 मतलब 500, ठीक है ना, 490 नहीं ना 518, ठीक है ना, 500 मतलब 500, मतलब इस वर्ड का मतलब होता है एक्यूरेट, जितना कहा गया, जितना मांगा है उतना ही, 100%। तो डोजेस फॉर्म से यही फायदा होता है कि जितनी डोज चाहिए हमें एक एपीआई की या एक ड्रग की ताकि वो किसी बीमारी को ठीक कर सके, उतनी मिलती है। दूसरा, सेकंड, प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल कोटेड टैबलेट, सील्ड एम्प्यूल्स, प्रोटेक्शन भी मिलती है। कोई भी टैबलेट है, अगर मान लीजिए अगर आप उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो क्या होंगे, वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, मॉइस्चर ले लेगा, सड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। आप देखते ही हैं कि आप किसी टैबलेट को अगर आपने खुले रख दिया या किसी कैप्सूल को आपने खुले छोड़ दिया, 2-3 दिन में देखिए आप उसको बिल्कुल खराब हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर चला जाएगा। तो अगर आप उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी टैबलेट बना दें और टैबलेट की कोट कर दें, तो क्या होगा, ऐसे केस में प्रोटेक्शन मिल जाएगी, उसको बच के रखेगा, लंबे समय तक आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सील्ड एम्प्यूल्स, इंजेक्शन का केस है। अब इंजेक्शन है, इंजेक्शन को अगर आपने एम्प्यूल में या वॉयल में अगर सील नहीं किया, एम्प्यूल वॉयल एक्चुअली में कंटेनर है, ठीक है ना, ग्लास की जो छोटी छोटी शीशियां होती हैं, ठीक है ना, तो एम्प्यूल और वॉयल वो होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में बताऊंगा। अगर मान लीजिए उनमें ना रखें तो इंजेक्शन को आप कैसे यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। थर्ड देख लीजिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के आपके पेट के अंदर जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, उससे प्रोटेक्शन करता है, ठीक है ना, डोजेस फॉर्म। फोर्थ है मास्किंग टेस्ट एंड ऑर्डर, किसी भी एपीआई की, क्योंकि एपीआई अगर एक एक्चुअल फॉर्म में केमिकल देखा जाए तो बड़ा कड़वा होता है, पंजेंट होता है, तीखा होता है। अगर हम उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, है ना, अगर उनकी अलग अलग डोजेस फॉर्म बना दें तो उनका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा, उनकी स्मेल, ऑर्डर वो भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू। नेक्स्ट है सस्टेन रिलीज मेडिकेशन, ठीक है ना, ये सस्टेन रिलीज क्या है, किसी भी डोज को क्या कहते हैं, लंबे समय तक, अगर दिन में एक बार ले ली तो 12 घंटे तक असर करे, धीरे 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 टूटे। ये जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप इन टेक्निकल टर्म्स का मतलब जानेंगे, फिलहाल तो अभी देख लीजिए, है ना, उसको उसमें फायदेमंद है। दूसरा कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे तब मैं इनको आपको सस्टेन और कंट्रोल क्या होते हैं इनके बारे में बता दूंगा, ठीक है ना, इसमें फायदा है। फिर ऑप्टिमम ड्रग एक्शन, जितना चाहिए उतना ड्रग आप आराम से दे सकते हैं फिर से, है ना। फिर इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी कैविटीज, रेक्टल वेजाइनल,
अगर मान लीजिए आपको वेजाइनल रूट से आपको देना है या रेक्टल रूट से देना है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने नाम सुना होगा, एनिमा लगता है। एनिमा बच्चों को भी लगता है, बूढ़ों को भी लगता है, जब उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है ना, और उन लोगों को क्या कहते हैं, अपनी स्टूल निकालने में दिक्कत आती है, तो कहाँ रेक्टल या रेक्टल रूट से तो आप लगाते हैं ना उसको, ठीक है ना। तो अगर ये डोजेस फॉर्म ही ना होती, अगर आप डोजेस फॉर्म ना बनाएं, तो केवल टैबलेट और कैप्सूल के सहारे ही रहें, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपने एनिमा बनाया ना, तो ये फायदा होता है डोजेस फॉर्म का। और यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इनसॉल्युबल ड्रग्स, उन तरह के ड्रग्स को जो आसानी से सॉल्युबल नहीं हो सकती, उनको अगर आप अलग अलग डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो आसानी से आप किसी भी ड्रग को दे सकते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे डोजेस फॉर्म की बारे में बात हुई है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, चलिए इस पॉइंट को भी कवर कर लेता हूं आज के लेक्चर में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म क्या होती हैं। अभी तक हम लोगों ने डोजेस फॉर्म के बारे में जाना कि डोजेस फॉर्म डोजेस फॉर्म क्या होती है, डोजेस फॉर्म किस चीज़ से मिलके बनती है, एपीआई एक्सिपिएंट से। डायरेक्टली एपीआई को आप क्यों नहीं ले सकते, इनके बारे में पढ़ा है ना। और नीड क्या है डोजेस फॉर्म को, ये इतना सारा डोजेस फॉर्म बनाने की जरूरत क्या है, केवल टैबलेट ही बना दो या सिरप ही बना दो या कैप्सूल ही बना दो, जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है उसी को बना के रखो, क्या फ़ायदा है अलग अलग तरह के डोजेस फॉर्म बनाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अब आज का जो लास्ट लेक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, कि डोजेस फॉर्म को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जरा ये पर्पल कलर की जो लाइन है इसको देखिए, डोजेस फॉर्म को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरा है लिक्विड डोजेस फॉर्म, और तीसरा है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है ना। तो पहला हमने दिखा दिया सॉलिड डोजेस फॉर्म है, दूसरा लिक्विड में है, और तीसरा सेमी सॉलिड है। ना तो वो लिक्विड ही है ना सॉलिड ही है, ठीक है ना। अब क्या किया गया, सॉलिड डोजेस फॉर्म को फर्दर क्लासिफाई किया गया यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क में, ठीक है ना। अब इनके बारे में और भी जो बातें हैं वो अलग अलग लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल फ्लो चार्ट के हिसाब से ये देख लीजिए कि सॉलिड डोजेस फॉर्म को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया, यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क में। फिर यूनिट डोजेस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें आई, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स। और बल्क के अंदर क्या आया, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब रूट, कि चाहे अंदरूनी शरीर से ले रहे हैं या बाहरी तरीके से ले रहे हैं। अगर इंटरनली ले रहे हैं तो क्या होगा, किस फॉर्म में, फाइन पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। और अगर एक्सटर्नली यानी बाहर से ले रहे हैं तो क्या, डस्टिंग पाउडर, इन्फर्सन्स, डेंट्रीफाइजेज, स्नफ्स, ईयर पाउडर्स, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ सॉलिड डोजेस फॉर्म का। इसी तरीके से जो क्लासिफिकेशन हुआ लिक्विड डोजेस फॉर्म का, वो देख लीजिए। लिक्विड डोजेस फॉर्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक हुआ बाइफेजिक और एक हुआ मोनोफेजिक। अब ये बाइफेजिक मोनोफेजिक क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बकायदा डेफिनेशन से बात करेंगे। अब बाइफेजिक के अंदर कौन कौन सी डोजेस फॉर्म आई, इमल्शन और सस्पेंशन, ठीक है। ये क्या होते हैं ये भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसी तरीके से मोनोफेजिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब अंदर शरीर से माउथ के थ्रू ले रहे हैं या शरीर के बाहरी पार्ट से ले रहे हैं। तो इंटरनल के अंदर आ गया सिरप, एलिक्सर, लिंटस, ड्रॉप्स। और एक्सटर्नल के अंदर आ गया लिनीमेंट, लोशन, गार्गल्स, थ्रॉट पेंट्स, माउथ वॉशेज, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप। और फाइनली जो तीसरी क्लासिफिकेशन हुई डोजेस फॉर्म की, जिसके अंदर आया सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कि कहां से ले रहे हैं, इंटरनल ले रहे हैं या एक्सटर्नल। तो इंटरनल के अंदर आया सपोजिटरीज, पेस्ट्रीज, और एक्सटर्नल के अंदर आया ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसकी सारी नोट्स मैं अभी यही जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके गूगल क्लासरूम में अटैच कर देता हूं। आप लोग को जब ये रिसीव हो जाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके रिसीव्ड सर के नाम से या रिसीव्ड करके लिख दीजिएगा, मुझे भी लगने लग जाएगा कि हाँ आप लोगों को रिसीव हो रही हैं मेरी नोट्स, ठीक है ना। और कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे उसको
कि अब सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होती हैं और उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। ओके, थैंक यू।